देखिए तो अभी हमने देखा कि वेद का अंग क्या है, वेदांग है, ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि जिसके द्वारा अंग यंते ज्यायन्ते अम्भिः इति अंगानि, यानी जिसके द्वारा आप किसी भी वेद से संबंधित जो है विषय या अर्थ विशेष को जानने में जो सहायक होता है वो अंग है, ठीक है। उसका जो तीसरा जो डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन भी याद रखेंगे। हाँ पवन पढ़िए थर्ड डेफिनेशन। और इसका अर्थ भी जेन माध्यमेन कस्यपि विषयस्य स्वरूप ज्ञान सहायम मिलति तद अंगम इति कथ्यते। हाँ क्या अर्थ है, ये भी बहुत सिंपल ही है। हाँ इस माध्यम के द्वारा किसी भी विषय के सर्व ज्ञान को हम सर्व ज्ञान जानने के जो सहायक मिलता है उसी को अंग कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये क्या है, ये भी वेदांग का ही डेफिनेशन, ठीक है। ऊपर वाला भी वेदांग का, नीचे वाला भी वेदांग का डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वेद का जो भाषा के दृष्टिकोण से और उसमें जो निहित अर्थ है, निहित तत्व है, उसके दृष्टिकोण से वेद क्या है, बहुत ही दुरह यानी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाइयां हैं। इन विषयों को जानने में जो है वेदांग जो है मदद करता है, ठीक है। तो विशेष फोकस इन तीन पे आप लोग को ध्यान रखना है। वेदांग का क्या डेफिनेशन, ठीक है। और इसमें अंग क्या है, उपकारक है अर्थात सहायक है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि अंग का अर्थ क्या है, एक सामान्य अर्थ उपकारक या फिर सहायक। ये उपकारक शब्द भी जो है आपका अर्थ संग्रह में देखेंगे। और अंग और अंगी ध्यान रखेंगे उसमें। एक दो डेफिनेशन और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। मोनिका पढ़िए अगला जो डेफिनेशन है। जी सर। वेदार्थ नाम वेदा नाम अर्थ ज्ञाने कर्मकांडस्य प्रतिपादने यानि उपयोगिनी शास्त्राणि वर्तन्ते तानि वेदांगानि एव। यानी क्या अर्थ हो जाएगा मोनिका? यानी वेदों के अर्थ ज्ञान में, कर्म कांड के प्रतिपादन में, ठीक है, जो भी उपयोगी शास्त्र हैं, ठीक है, उनके अर्थ ज्ञान में, उनको समझने में जो है ये वेदांग क्या है, सहायक होता है, ठीक है। ये भी आपको यानी अर्थ ज्ञान हो, किसी भी पद विशेष का अर्थ ज्ञान हो, मंत्र विशेष का अर्थ ज्ञान हो, या किसी प्रकार के कर्म कांड संबंधी अर्थ ज्ञान हो, उन सभी को बताने में जो है सहायक होता है वेदांग, ठीक है। ये भी वेदांग का ही डेफिनेशन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए जो है इन 6 विषयों का जो है ज्ञान होना चाहिए। 6 विषय क्या क्या है वो आप जो 6 वेदांग है, 6 वेदांग है, उसका नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो अभी हम लोग ने डिस्कशन भी किया कि सबसे पहले जो है वेदांगों का जो वर्णन है मुंडकोपनिषद में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम जो वेद के साथ वेदांगों का जो वर्णन है मुंडकोपनिषद में आता है। और ये कोटेशन जो है सेम यही कोटेशन जो है मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आकांक्षा मुझे ये बताइए इस पद का संधि विच्छेद। इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। तत्र तत्र अपारा, अपारा या अपरा? अपरा, हाँ। कौन सी संधि है? आ और आ मिला। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ दीर्घ संधि एक नजर में ही हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि प्रियंका बताना कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पे? अका सवर्ण दीर्घ। बहुत सुंदर, ठीक है, अका सवर्ण दीर्घ। तो यहाँ पे जो है मुंडकोपनिषद में 2 विद्या का वर्णन है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या, ठीक है। तो वेदांगों को, वेदों को जो है अपरा विद्या के रूप में कहा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सभी जो है अपरा विद्या है, ठीक है। तो ये कैसा कहाँ पे वर्णन है? मुंडकोपनिषद। तो ये कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो है किस उपनिषद विशेष में ये कोटेशन कहा गया है।
किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? तो ये जो है वेदांगों और वेद और वेदांग के संदर्भ में कहा जा रहा है। वेद और वेदांग को किस प्रकार की विद्या कहा गया है? अपरा विद्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वेद और वेदांग को अपरा विद्या कहा गया है। ठीक है, और आत्मा संबंधी जो ज्ञान विशेष है वो परा विद्या है। ठीक है, तो पहले मुंडकोपनिषद लगा हुआ था, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया है तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वेदांगों का वर्णन किस उपनिषद में आता है। ठीक है, चले आगे। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ ना बोल सकते हैं आप सभी। जी सर, कोई मतलब रेणु को कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ बाकी गया सर। सबको प्रॉब्लम है? मोनिका, पवन, प्रियंका, सीलू, आकाश? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है, आगे यहाँ बढ़ो। आगे बढ़े ना, तो आप लोग भी बोलते रहे। जी। आकाश लेट कैसे हो गया? याद नहीं था? देखिए, इसके बाद मुंडकोपनिषद के अलावा भी कुछ ग्रंथ विशेष ऐसे हैं जहाँ पे वेदांगों का वर्णन आता है, जैसे अर्थ संग्रह, अर्थशास्त्र में भी वर्णन है। ठीक है, ये भी कोटेशन आप लोग को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में जो है, ठीक है, और आप लोग को पढ़ना भी है, प्रथम अपनी आधिकारिक अधिकरण जो है पढ़ना भी है। तो अर्थशास्त्र में जो है क्या कोटेशन कहा गया है वेदांग के विषय में। यहाँ पे अंग संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस अंग अंगानी, तो अंग का मतलब यहाँ पे वेदांग की बात की जा रही है। तो अर्थशास्त्र में भी जो है 1.3 में जो है प्रथम अध्याय के तीसरे अधिकरण में जो है वर्णन किया गया है कि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचित्रम ज्योतिषामिति चांगानी। ठीक है, तो ये कोटेशन ध्यान रखेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या कोटेशन कहा गया है। ठीक है, वेदांग का उल्लेख जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थशास्त्र में हो या फिर मुंडकोपनिषद में, अलग अलग ग्रंथों में है, अलग अलग सूत्र में, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, स्मृति, पुराणों, रामायण, महाभारत वगैरह में भी बहुत सारे ग्रंथों में जो है वेदांगों का वर्णन आता है। ये कोटेशन तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन मुंडकोपनिषद में क्या कोटेशन कहा गया है, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, और सबसे पहले वेदांगों का वर्णन किस उपनिषद में आता है, वो ध्यान रखना है। अब है कि वेदांग का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या इसके पर्पस है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके 3 उद्देश्य, 3 पर्पस जो है कहा गया है। ये चीजें आप लोग को याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदांग का अध्ययन जो है 3 उद्देश्य यानी 3 उद्देश्यों को, 3 पर्पस को जो है पूरा करने के लिए पढ़ना चाहिए। जैसे पहला फर्स्ट है अर्थबोधाय, दूसरा उच्चारण के लिए, तीसरा है याजिक प्रयोग के लिए। तो जो 6 वेदांग है, 6 वेदांग है, इन 6 वेदांगों का जो है उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य अर्थबोधाय, अर्थबोध के लिए, यानी किसी पद विशेष का, किसी मंत्र विशेष का, ठीक है, अर्थबोध के लिए जो है हमें किस वेदांग का अध्ययन करना चाहिए, तो व्याकरण और निरुक्त का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि उच्चारण के लिए, ठीक है, किसी वर्ण विशेष का क्या उच्चारण होगा, मंत्र विशेष का क्या उच्चारण होगा, ठीक है, उच्चारण कैसे करें। ठीक है, इसके लिए शिक्षा और छंद नामक वेदांग का अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा है याजिक प्रयोगाय, यानी यज्ञ इत्यादि यदि आप करना चाहते हैं तो किस वेदांग का जो है आपको अध्ययन करना चाहिए या उसकी सहायता लेनी चाहिए। तो कल्प और ज्योतिष ऐसे 2 वेदांग है जो याजिक प्रयोग में सहायक होते हैं। शिक्षा और छंद जो है उच्चारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और व्याकरण और निरुक्त जो है अर्थबोधाय, अर्थ ज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो जो 6 वेदांग है इन्हें 3 उद्देश्यों के रूप में, 3 पर्पस के रूप में जो है विभाजित किया गया है। ये किसी को याद हुआ, ये जो 3 उद्देश्य हैं? हाँ जी सर। चलिए, रेणु को याद हो गया है। हाँ बताइए रेणु जी। सर वेदों के 3 उद्देश्य हैं। हाँ, पहला है अर्थबोध के लिए, जिसके लिए व्याकरण और निरुक्त पढ़ना चाहिए, और उच्चारण के लिए शिक्षा और छंद को पढ़ना चाहिए, और याज्ञिक प्रयोग के लिए कल्प और ज्योतिष को पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ आकाश याद हुआ? आकाश आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आकांक्षा बताइए। सर अर्थबोध के लिए व्याकरण और निरुक्त को पढ़ना चाहिए।
और उच्चारण के लिए शिक्षा और छंद को पढ़ना चाहिए। ओके, आगे याजिक प्रयोग के लिए सर याजिक प्रयोग के लिए ज्योतिष और कल। कल्प। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जो है 3 उद्देश्य क्या क्या है वेदांग के, ये याद रखेंगे सर, ठीक है। क्रम के अनुसार याद रखेंगे, अर्थबोधाय, उच्चारणाय और याजिक प्रयोगाय, ठीक है, ध्यान रखें। पाणिनि शिक्षा में भी जो है, महाभाष्य में भी जो है वेदांगों का वर्णन है, साथ ही साथ वाक पद्य विशेष में भी वर्णन है। तो पाणिनि शिक्षा में भी जो है 6 वेदांगों का वर्णन इस रूप से दिया गया है, ठीक है। तो कोटेशन ध्यान रखेंगे, सबका अर्थ सामान्य ही है, बस कुछ कुछ पद विशेष में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सभी सेम है। उसके बाद जो है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है, रचनाकार कौन है? पतंजलि। पतंजलि, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये कोटेशन हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। आज से लो पढ़िए इस कोटेशन को, महाभाष्य के संदर्भ में क्या कहा गया है। ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। हाँ, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण के द्वारा जो मतलब वेद अध्ययन के लिए षडंग का वो करते हैं। देखो कभी भी अर्थ ग्रहण करो ना, तो देख पहले विभक्ति पहचान लो, विभक्ति के अनुसार इसका अर्थ ग्रहण करो। तृतीय व्यक्ति ब्राह्मण के द्वारा क्या क्या, निष्कारण हो, यानी निष्कारण भाव से, यानी निस्वार्थ होकर, ठीक है, निस्वार्थ होकर किसका किसका, षडंगो, षड वेदांग, अज्ञेयश्च, यहाँ पर च है, ठीक है, यानी षड वेदांग का और वेदों का क्या करना चाहिए, अध्ययो, यानी अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। यानी ब्राह्मण के द्वारा इन षड वेदांग और वेदों का जो है निस्वार्थ रूप से क्या करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कहाँ पे वर्णन है, पतंजलि के महाभाष्य में। तो बताएंगे कि ये जो कोटेशन है कहाँ पे, मतलब महाभाष्य के अंतर्गत भी कहाँ पे, किस महाभाष्य किस में विभाजित है, तो बताना चाहेंगे जिन्होंने कभी पढ़ा हो। हाँ सर, आहनिक में। आहनिक, बहुत सुंदर। किस आहनिक में है वर्णन ये कोटेशन? सर, प्रथम आहनिक में। बहुत अच्छे, क्या नाम है प्रथम आहनिक का? सर वो याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं, फिर बताना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं जान रहे तो घबराइए नहीं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे महाभाष्य के संदर्भ में जब व्याकरण शुरू करेंगे तब, ठीक है। तो महाभाष्य के प्रथम आहनिक, जिसको पश्चसानिक कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है वेदांगों की चर्चा की गई है। वेदांगों के संदर्भ में कहा गया है कि ब्राह्मणों को जो है स्वार्थ होकर जो वेदांगों का और 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। एक बार म्यूट कर लीजिएगा जहाँ से आवाज आ रही है। हाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो निस्वार्थ अर्थ लिया गया है, कौन सा अर्थ लिया गया, किसका? उससे निष्कारणों का। हाँ, इसका मतलब निस्वार्थ, बिना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होकर, ठीक है, बिना सेल्फिश हुए, ठीक है। आपको क्या है, मतलब ऐसे कहा गया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कार्य क्या रहा है शुरू से, अध्ययन अध्यापन का, ठीक है, पढ़ाना पढ़ना, ठीक है। उन ब्राह्मणों को भी जो है क्या करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, बिना सेल्फलेस से जो है, सेल्फलेस से जो है क्या करना चाहिए, वेदांगों का और 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो यही सामान्य अर्थ है, इसका मतलब निस्वार्थ होकर, बिना कोई इसमें कोई आपका स्वार्थ रहित होकर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि वेद पुरुष के अवयव में जो है वेदांगों की संकल्पना की गई है, तो ये कोटेशन हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, वेदांग के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, और साथ साथ जब पाणिनि शिक्षा पढ़ेंगे तो पाणिनि शिक्षा का 41 और 42 नंबर जो श्लोक है, ठीक है, उसके संदर्भ में जो वेदांग का वर्णन आता है,
तो ये भी जो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप PhD के इंटरव्यू में जाएंगे या फिर किसी कॉलेज लेक्चरर के लिए वहाँ पे इंटरव्यू में जाएंगे, यदि आप वेद विशेष से हैं, ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन वेद रहा हो, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे वर्णन है वेदांग का, प्राणी शिक्षा में श्लोक नंबर क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए विश्वजीत पढ़िए से इस कोटेशन को। हाँ विश्वजीत जी जब, सर। हाँ पढ़िए। वेद पुरुष विविधा, वही बोला ना सर? हाँ पढ़ो, नीचे पढ़ो। जी सर। वेद पुरुष विविधाय अवयानां कल्पना छंदोपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पत्पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षुर्निरुक्तम् श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मूकं व्याकरणं स्मृतं तस्माद् संगम अदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। बहुत सुंदर। चलो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोग से है। तो जो छंद है, ठीक है, संपूर्ण वेदांगों को जो है एक वेद पुरुष के अवयव के रूप में जो है यहाँ पे कल्पना की गई है। आकाश इस पद का संधि विच्छेद करके बताइए, और कौन सी संधि है, संधि का नाम क्या है, संधि का सूत्र क्या है। हाँ आकाश, यदि आवाज नहीं आ रही तो आप चैट में लिख सकते हैं। हाँ आकांक्षा बताइए कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करके बताइए क्या पद बनेगा। प्रियंका बताओगे आप? शायद उनका माइक की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ प्रियंका बताओगे? विविध विविध अव्ययमानम अव्ययनाम कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। बहुत ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो संपूर्ण वेदांगों को जो है वेद पुरुष के अवयव, अवयव का मतलब यहाँ पे अंग विशेष, ठीक है, अवयव का मतलब अंग, ठीक है, अंग विशेष के रूप में कल्पना की गई है कि जो छंद है, यानी जो पहला जो आपका वेदांग है, छंद क्या है, वेद रूपी पुरुष का क्या है, पाद है, यानी पैर है, जो आपने फोटो में भी देखा है, ठीक है, पैर है, वेद का क्या है, छंद पैर है, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते। चलिए यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति क्यों है, कोई बताएंगे? यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति क्यों है, बहुवचन क्यों नहीं है या एक वचन क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि हाथ जो है सर क्योंकि वो पैर जो है वो दो ही होते हैं और हाथ भी दो होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। और कल्प नामक जो वेदांग है वो क्या है, वेद रूपी पुरुष का हस्त है, हाथ है, ठीक है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य के ये जो सभी अंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि पैर के बिना आप चल नहीं सकते हैं एक कदम भी, उसी प्रकार से छंद जो है वेदांग या छंद रूपी वेदांग जो है वेद रूपी मंत्रों को उच्चारण करने में, ठीक है, उसे संगीत में लय पढ़ने में जो है सहायक होता है, ठीक है। तो मानव के जो अवयव रूपी अंग है उसके महत्व को दर्शाने के लिए साथ ही साथ वेदांग का क्या महत्व है उस रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। चलिए इस पद का संधि विच्छेद करके कोई बताएं, ज्योतिषाम एनम का। ये नियम नहीं पढ़ाया है लेकिन कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं इस पद का। सर ज्योतिषाम अयनम में कुछ लगेगा, ये ठीक है या हलंत लगेगा? चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे सबसे है क्वेश्चन कि जो ज्योतिषाम पद है इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द या प्रातिपदिक क्या है? हाँ ज्योतिष कौन सा सर मूर्धन्य शाही है, यही वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका विभक्ति वचन बता दीजिए। ये इंटरव्यू में पूछा गया है। षष्ठी का बहुवचन, ये जो जितना पूछ रहा हूँ ना ये इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और, ये जो अयनम शब्द है
इसका अर्थ क्या है? नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र का मार्ग, ठीक है, इसे ध्यान रखें, नक्षत्र का मार्ग, ठीक है, मार्ग है यहाँ पे। तो ये पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि चलो वेदांग का जो है पाणिनि शिक्षा में जो वर्णन है श्लोक बताओ। श्लोक बताने के बाद, ठीक है, फिर पूछा गया था कि इसमें जो दूसरे लाइन में जो है ज्योतिषाम शब्द है उसमें इसको संधि विच्छेद करके बताओ। संधि विच्छेद करने के बाद मूल प्रातिपदिक, मतलब ये लगभग एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें 1 घंटा 50 मिनट चला था। एक वेद का ही बच्चा गया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे इसमें मूल प्रातिपदिक क्या है और ये ज्योतिषाम पद में मूल प्रातिपदिक के बाद इसकी विभक्ति वचन क्या है, ठीक है। एनम पद का अर्थ क्या है? नक्षत्र का मार्ग। इसका मूल प्रतिपादिक ज्योतिष ही हुआ ना फिर? हाँ, ज्योतिष ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो है मूर्धन्य सकारांत पद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। तो चक्षु रूपी, यानी जैसे आप चक्षु से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। चक्षु ना होगा तो आप किसी विषय को देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप यज्ञ इत्यादि करना चाहते हैं तो उस यज्ञ का जो मुहूर्त होगा, जो शुभ दिवस होगा, जो शुभ समय होगा, ठीक है, जो नक्षत्र इत्यादि का जो मार्ग को जानने में, ठीक है, तो कौन मदद करता है? तो ज्योतिष नामक जो है आपका वेदांत हेल्प करता है, ठीक है। और निरुक्त के विषय में कहा गया है कि निरुक्त क्या है? वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र है। श्रोत्र का मतलब है यहाँ पे कर्ण, यानी कान, जिसको आप लोग कहते हैं कर्ण। ये महाभारत का कर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निरुक्त को यहाँ पे जो है श्रोत्र कहा गया है। बहुत सिंपल, इसमें कुछ बाकी निरुक्त को आपने पढ़ा ही है अच्छे से। और ग्रहण का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? ग्रहणम शब्द का भैया सूंघना। सूंघना, नासिका। नासिका, चलो बहुत अच्छे। हाँ, जो है सूंघते नासिका से। तो शिक्षा क्या है? वेद रूपी पुरुष का नासिका है या घ्राण, ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, ठीक है, यानी शिक्षा वेदांग जो है वेद रूपी पुरुष का नासिका है, नाक जिसको कहते हैं आप लोग। व्याकरण क्या है? कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख क्या है, ठीक है। वेद रूपी पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण नामक वेदांग है, ठीक है। यानी जो 6 वेदांग है उसे किस किस रूप में वर्णन किया गया? पाद क्या है, हस्त क्या है, चक्षु क्या है, श्रोत्र क्या है, घ्राण या नासिका क्या है, मुख क्या है, ठीक है। उसका अंतिम जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तस्मात् सांगम अधितेव ब्रह्मलोके महीयते। इन सबका यदि आप साथ में अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल ब्रह्मलोक के समान आप इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस कोटेशन ये सभी आपने नोट कर लिया है। ये जो इम्पोर्टेंट अलग से हम लोग ने देखा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट कर लिया सभी ने या कुछ बचा हुआ है? सर वो कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे आसान। जी सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, चले आगे। हाँ जी। ये सारी बातें जो है, हाँ बोलो 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 कांचा। सर मतलब ये जो लास्ट लाइन है इसमें बस यही है ना कि अगर हम इन सबको मतलब सबसे पहले छंद को, फिर क्या कहते हैं वेद को, कल्प को, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और वेद को इसी क्रम में अगर ग्रहण करेंगे तो ये ब्रह्मलोक के समान है। बिल्कुल, इन सबका जो है साथ में अध्ययन कीजिए, भली भांति अध्ययन कीजिए तो बिल्कुल आपको ब्रह्मलोक के समान प्रतीति होती है, ठीक है, या प्राप्ति होती है। और यहाँ पे श्रोत्रस्य तक ये 41 श्लोक है, संख्या 40। ये जो है 41 और 42 दोनों मिला के एक साथ यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला ये 41 नंबर है और लास्ट का जो है 42 नंबर है, ठीक है। दोनों श्लोक है यहाँ पे एक साथ, समझ में आया?
हाँ जी चले आगे। जी सर। चलिए, तो ये कोटेशन आप लोग याद रखेंगे, और मैं कभी भी पूछूंगा आप लोग से तो आप लोग को ही पूरा डिटेल से बताना है कि यहाँ पे पादो शब्द द्विवचन में क्यों है, या फिर ज्योतिषा महीनम में जो है संनिवेशित करके बताया है। ठीक है, तो हर तरीके से आप लोग को मैं पूछूंगा, जैसे मैंने बताया है वैसे ही। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें जो पहला जो है शिक्षा वेदांग के विषय में हम देखते हैं कि शिक्षा वेदांग क्या है, शिक्षा वेदांग के कितने विभाजन है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा वेदांग, इसका कोई क्रम नहीं है कि पहले शिक्षा है या पहले निरुक्त है। ठीक है, तो पहला जो शिक्षा है, ठीक है, सबसे पहले जो है शिक्षा के विषय में, शिक्षा वेदांग के विषय में क्या क्या कहा गया है और इसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो शिक्षा नामक वेदांग जो है, इसका उद्देश्य क्या है? उच्चारण। उच्चारण के, चलिए उच्चारण है, बहुत अच्छा। तो वैदिक मंत्रों का, ठीक है, चलिए आकाश से पढ़िए फर्स्ट जो शिक्षा का जो डेफिनेशन है, सामान्य डेफिनेशन। वेद मंत्राणाम उच्चारण पद्धति विषय ज्ञानम येन शास्त्रेण भवति। अर्थ क्या है? वेद मंत्र का उच्चारण पद्धति, उसके विषय ज्ञान इस शास्त्र से होते हैं। हाँ, यानी वेद मंत्रों का उच्चारण पद्धति विषय, उच्चारण पद्धति के विषय में ज्ञानम येन शास्त्र, ज्ञान जो होता है, ये जिस शास्त्र के द्वारा होता है, सह शिक्षा भक्ति। ठीक है, यानी वेद मंत्रों के ज्ञान में या वेद मंत्रों के उच्चारण पद्धति में जिसकी सहायता ली जाती है, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी शिक्षा वेदांग क्या है? उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा और छंद। ठीक है, उच्चारण पद्धति के लिए जो है इन वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षा का जो है डेफिनेशन, इसे ध्यान रखेंगे। और अब जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु आता है तो कहीं ना कहीं साइन जरूर कुछ ना कुछ कहते ही है। ठीक है, तो साइन आप ये इन्हें भूल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रास्ते में मिल ही जाएंगे। चलिए, अब साइन आ गए हैं तो इनका समय बता दीजिए। समय क्या है प्रियंका? एग्जैक्ट समय क्या है या फिर लगभग क्या है? प्रियंका हो? हाँ, क्या है समय? कौन सी सदी है? 14वीं शताब्दी। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, अगला क्वेश्चन है विश्वजीत आपसे। हाँ, प्रियंका म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये जो साइन है, सबसे पहले किस वेद का भाष्य करते हैं? शुक्ल यजुर्वेद का तैतरीय संहिता। अरे बालक, शुक्ल यजुर्वेद भी बोल रहे हो, तैतरीय कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय संहिता। सॉरी, पाप है पाप। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता। जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन है आकाश आपसे कि साइनाचार्य जो है कितने सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ मानते हैं? दो। बहुत गलत बात है आकाश, दो का है मतलब सामवेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, सामवेद के, और नहीं, सामवेद के तो टोटल कितने हो गए? हाँ, सोचिए। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? 4? सर 9 है, 9 नहीं 8 है टोटल। हाँ, टोटल वैसे 9 है, लेकिन 8 पे जो है उन्होंने भाष्य किया है। चलिए, आकाश रिवाइज करते रहे सभी कोई जो है जो पूर्ववर्ती विषय वस्तु है उसे याद रखिए। ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोर्शन बढ़ता चला जाएगा। देखिए, सायन आचार्य क्या कहते हैं, जिनका समय 14वीं शताब्दी। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? हाँ आकांक्षा, पढ़िए इस कोटेशन को। वर्ण स्वर्ग। स्वर्ग तो नहीं दिख है। स्वर्ग। हाँ, ओके। वर्ण स्वर्ग आरोध्य उच्चारण
वर्ण स्वराद्य उच्चारण प्रकारो यत्र उपदेशते सशिक्षा। सशिक्षा है कि सा शिक्षा है? देखो, सशिक्षा। सशिक्षा या सा शिक्षा? सशिक्षा। स ये अलग है, ये सह अलग है, ये सा है, ठीक है। सा में आ की मात्रा है। चलिए, कोई बताएंगे सा की आ की मात्रा जो यहाँ पे सा है, किस कारण से यहाँ पे सा आया है? सह क्यों नहीं आया? ये वाला क्यों नहीं आया? हाँ, कौन बताना चाहेंगे? शिक्षा को स्त्रीलिंग मान रहे हैं। स्त्रीलिंग हाँ, मानते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। स्त्रीलिंग में आता ही एक है। ये शिक्षा जो है लता के समान रूप चलेगा, ठीक है। तो स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पे सा पद आया है, सा, ठीक है, विसर्ग वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आकांक्षा। ये सह जो है, ये जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सह बालकः, सह सा बालिकाः, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद ध्यान रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहीं पे है, अब सभी से है। ये जो आप शब्द विशेष देख रहे हैं, ठीक है, इसका मुझे संधि विच्छेद करके बताइए। हाँ, संधि विच्छेद करके बताइए क्या होगा। हाँ, फिर से प्रेका। अत्ति का उच्चारण, पूरे पद का, इसका यहाँ से स्वर उच्चारण और प्रकार नहीं, कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा इसमें। हाँ, कोई करना चाहेंगे इस पद विशेष का? ये जो दया है, विद्यालय में जो है, आप दया समझो और या संयुक्त है। हाँ, अब इतना हिंट्स दे दिया है। इसमें ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो ये य कब आता है, कुछ याद आ रहा है? यह किस संधि विच्छेद में? हाँ, ये कोई अनुची वाला। चलिए, उससे पहले, हाँ, उससे पहले द भी है, वो भी हलंत में है। चलिए क्या बनेगा सिलू? सर, इसका वर्ण स्वर आदि उच्चारण बनेगा। यानी द कब आया होगा? जब पूर्ववर्ती वर्ण को पूरा कर दो, ठीक है। और यह कब आया? जब उस पे ई की मात्रा लगा हो, ठीक है, प्लस कर दो। इसे यहाँ पे कोई किसी मात्रा नहीं है, यानी अ है, ठीक है। यानी स्वर आदि, स्वर प्लस आदि 2 पदों में भी कर सकते हैं, 3 पदों में भी कर सकते हैं। और इस द पे क्या, ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो ऊ आगे लिख दो, उसके बाद जो पद विशेष है उसे लिख दो, ठीक है। उच्चारण प्रकार 2 पद में भी लिख सकते हैं, 3 पद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाले को भी कर सकते हैं, वर्ण स्वर प्लस आदि, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना एक मानव के लिए जो है, मनुष्य के लिए जो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उतना संधि भी जो है, किसी भी वेद के मंत्रों को, श्लोकों को, साहित्य में आप जाएंगे तो वहां तो और ज्यादा संधि विच्छेद है, संधि पद है। संधि समझ जाएंगे तो आप समाज में भी बहुत उसका हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे यास्काचार्य क्या कहते हैं, सॉरी सायणाचार्य क्या कहते हैं। ये वर्ण स्वर आदि, आदि पद का मतलब है कि वर्ण स्वर के अलावा भी बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। वर्ण के उच्चारण में, स्वर इत्यादि के उच्चारण में, ठीक है। यत्र उपदेश्यते, जो उपदेश देता है, सा कौन है? शिक्षा। सा शिक्षा, यानी जो वर्ण इत्यादि, स्वर इत्यादि के विषयों के विषय में कि उच्चारण कैसे करे, इस वर्ण का, इस स्वर का कैसे उच्चारण करे, इसके विषय में जो भी उपदेश्यते मतलब उपदेश देना, बताना, बोध कराना, सबका अर्थ वही है। सा कौन है? शिक्षा है। ये कौन कहते हैं? सायणाचार्य कहते हैं। और सायणाचार्य कहाँ पे कहते हैं? ऋग्वेद भाष्य भूमिका। उन्होंने जो है, जब ऋग्वेद के भाष्य करते हैं तो उसके आरंभ में कोई भी राइटर जो है, किसी भी चीज का जो है, यदि आप आज भी देखते होंगे किसी भी पुस्तक विशेष का, तो भूमिका होती है, ठीक है। भूमिका में वो पूरा वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में जो है, ये कोटेशन शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं, ठीक है। और शिक्षा के जो है कितने विभाजन है? 6 जो है इसके भेद हैं, ठीक है। और क्रम से आप लोग याद रखेंगे, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ये जो है 6 जो है शिक्षा का जो है अंग है, अंग कह लो या फिर भेद कह लो, प्रकार कह लो, ठीक है। और इसे आप लोग क्रम से याद रखेंगे,
इधर उधर क्रम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, क्या सभी को याद हो गया ये शिक्षा का जो 6 भेद बताए गए हैं क्रम के अनुसार? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। हाँ, ये आरंभ के 3 तो बहुत सिंपल है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। चलिए, किसे याद हुआ? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, सम, संतान। यानी वर्ण, स्वर, मात्रा, ठीक है, बल, बल, साम, संतान। अच्छा, महाभारत में साम किसी का नाम है क्या? जी सर, किसका? कृष्ण जी के पुत्र का नाम। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। तो वो साम अलग है, ये वाले जो शिक्षा में जो साम क्या है अलग है, यानी शिक्षा के 6 भेद है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ठीक है। चलिए देखिए, इस शिक्षा का जो है तैतरीय उपनिषद, ठीक है, एक उपनिषद है। किस वेद का ये उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद, बहुत सुंदर, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद का एक वल्ली है, यानी तैतरीय उपनिषद जो है वल्लियों में कन्वर्ट है, 3 वल्ली हैं वहां पे, ठीक है, जिनमें शिक्षा वल्ली नामक एक वल्ली है। जैसे अध्याय में विभाजन होता है ना, परिच्छेद में, प्रकाश में, उद्योग में विभाजन होता है, उसी प्रकार से तैतरीय उपनिषद जो है वल्लियों में विभाजित किया गया है। तो शिक्षा नामक वल्ली में जो है, तैतरीय उपनिषद के शिक्षा नामक वल्ली में जो है शिक्षा का वर्णन है। अब क्या वर्णन है, ये कोटेशन आपको यहाँ पे अक्षरशः दिया हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो शिक्षाम व्याख्यास्याम, शिक्षा की जो है व्याख्या करते हैं, क्या है उसमें? वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान इति युक्तः शिक्षा अध्याय, ठीक है। तो 1.2 में जो है, यानी प्रथम वल्ली के दूसरे मंत्र में जो है तैतरीय उपनिषद के, इसमें जो है शिक्षा के संदर्भ में कहा गया। चलिए, आकाश बताइए, यहाँ पे एक संधि है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका संधि विच्छेद कीजिए। कौन से संधि है वो भी बताइए, बाकी बच्चे इसका संधि विच्छेद करेंगे, सोचेंगे। इत प्लस उक्ता। इत प्लस उक्ता, कैसे बालक, कैसे कर रहे हो? इति प्लस उक्ता। उक्ता, बहुत अच्छा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें यह है कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन से संधि पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अर्ध व्यंजन है, उसके जस्ट बाद य व र ल में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, ये है भी। चलिए, तो जो अर्ध व्यंजन होगा सबसे पहले उसको पूरा कर दो, ठीक। उसके बाद देखिए कि अर्ध व्यंजन के बाद जो अक्षर है य व र ल में से कौन सा य है, तो यह कब आया होगा? जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर पे ई की मात्रा रहा होगा, ठीक। प्लस कीजिए, इस या पे देखिए किस चीज की मात्रा है, ऊ की, ऊ लिखिए, उसके बाद जो पद विशेष है वो लिख दीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। कौन सी संधि है आकाश? यन संधि। सूत्र क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो तैतरीय उपनिषद में भी शिक्षा वल्ली में जो है इस तरह का वर्णन है, और कोटेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए कोटेशन दे दिया जाए पूरा और बोला जाए कि ये जो है कहाँ पर वर्णन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और वहां पे जो है शिक्षा वेदांग के कितने अंग या कितने भेद बताए गए वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि शिक्षा वेदांग के जो है 2 भाग हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 ग्रंथ आते हैं, ठीक है। कभी न कभी हम लोगों ने भी चर्चा भी किया था। शिक्षा वेदांग के 2 भाग हैं, एक तो आपको प्रातिशाख्य ग्रंथ, ठीक है, प्रातिशाख्य ग्रंथ आते हैं इसके अंतर्गत, और दूसरा शिक्षा ग्रंथ। कोई बताएंगे प्रातिशाख्य ग्रंथ पहले है या शिक्षा ग्रंथ पहले है? दोनों में सर्वप्रथम कौन सा है? प्रातिशाख्य। हाँ, पहले क्या है? प्रातिशाख्य ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ जो है उसका विकास हुआ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो है प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ वेदांग साहित्य के 2 भेद हैं, और शिक्षा का जो वर्णन जो ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, और प्रातिशाख्य ग्रंथ के बाद ही जो है शिक्षा ग्रंथ आया है। चलिए, एक प्रश्न यहीं पे है
इस पद विशेष का 2 पद में संनिवेशित करके कौन बताना चाहेंगे? इस वाले पद विशेष का, ये जो पद है इसका 2 पदों में, सिर्फ 2 पदों में करना और संधि का नाम बताना। हाँ बताइए। प्रातिशाख्य, उत्तरकालीन। हाँ, उत्तरकालीन शिक्षा ग्रंथ। कौन सा सूत्र है और कौन सा संधि है? सर आद गुण है। आद गुण, यानी आ प्लस ओ बनता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है प्रतिशाख्य ग्रंथ के बाद ही जो है शिक्षा ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखेंगे। शिक्षा वेदांग के अंदर कितने कौन कौन से साहित्य आते हैं, कौन कौन सा भाग है इसका, वो ध्यान रखना है। प्रतिशाख्य ग्रंथ पहले है या शिक्षा ग्रंथ पहले है? तो पहले क्या है? प्रतिशाख्य ग्रंथ है। प्रतिशाख्य ग्रंथ के बाद ही शिक्षा ग्रंथ का उदय हुआ है। एक क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम प्रातिशाख्य कौन सा है? सब प्राचीन ऋग प्रातिशाख्य। कितने पटल हैं ऋग प्रातिशाख्य में? 18 पटल। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। इसके राइटर कौन है? नहीं, सोनक सर। ज्यादा ही वर्ड साहब पसंद है? नहीं सर, मेरे हैं इसलिए। चलिए देखिए आगे यहाँ पे तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला जो है इसमें जो 6 जो वेद के अंग, ये 6 जो शिक्षा वेदांग के भेद बताया गया है, उनमें से बार से एक डेफिनेशन उसके क्या महत्व है ये सब देखेंगे। और बाकी सब हम लोगों ने प्रतिशाख्य के संदर्भ में देखा ही था कि प्रतिशाख्य का क्या डेफिनेशन है, प्रतिशाख्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले देख रखा है, तो इस पर कोई विशेष चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रतिशाख्य के अंतर्गत क्या क्या वर्णन है। ठीक है, वैदिक छंदों का जो विवेचन किस प्रतिशाख्य में वर्णन है, तो एक प्रतिशाख्य में, ये सब हम लोगों ने देख रखा है। प्रतिशाख्य का प्रयोजन वगैरह क्या है, वर्ण विकार, वर्ण उच्चारण, प्रयत्न इत्यादि सबका वर्णन करना, ये सब हम लोगों ने देखा भी है। प्रतिशाख्य के लिए जो पार्षद या परिषद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो चीज हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और ये सब छोड़ दीजिए, सब बाकी किस वेद का कौन सा प्रातिशाख्य है जो हम लोगों ने चार्ट के थ्रू पढ़ा भी था शुरुआत के क्लासों में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे किस वेद का कौन सा प्रातिशाख्य है। ठीक है, और प्रातिशाख्य का जो समय है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो प्रातिशाख्य के जो समय है यास्क के बाद और पाणिनि से पहले। ठीक है, यास्क का समय जो है 700 ईसा पूर्व है और पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व। इन दोनों के मध्य जो है प्रातिशाख्य ग्रंथ का उदय हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रातिशाख्य रचना काल जो है यास्क के बाद अनंतरम और पाणिनि से पूर्व, यानी 700 से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य जो है प्रातिशाख्य का समय माना जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए इस पद का संनिवेशित करके बताइए। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? ये जो पद है इसका संनिवेशित। सर यास अंतरतरम, यास प्लस अनंतरम। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। पूरे 6 महीने इतना संधि कराऊंगा कि संधि याद ही हो जाएगा आप लोग को, शब्द देखते ही हुए कि यहाँ पे ये संधि है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षा वेदांग है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो पहला आपका आता है भेद, पहला भेद कौन सा है शिक्षा वेदांग का, या पहला प्रकार कौन सा है शिक्षा वेदांग का? भेद पूछा है, उसके अंतर्गत ग्रंथ नहीं। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा वेदांग के अंतर्गत वर्णों की जो संख्या है, ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार देखा जाए तो 63 या 64 है। ठीक है सर, मतलब ये वाला एक बार दोबारा बता दो, ये क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत जो शिक्षा ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जो पहला उसका भेद है, यानी वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान, जो 6 हमने प्रकार देखा था या 6 भेद देखे थे शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो पहला भेद है वर्ण, ठीक है, तो वर्णों की संख्या क्या है
ठीक है, वर्ण कुल कितने हैं शिक्षा वेदांग में? तो एक शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा जो ऋग्वेद का है, उसके अंतर्गत वर्णों की जो संख्या है कुल वो 63 और 64 दोनों है। 63 भी है और 64 भी है। 63 कब होता है, 64 कब होता है, वो हम अभी जस्ट देखेंगे। तो पाणिनि शिक्षा का तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ ये पूर्ण विराम है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवें श्लोक में जो है वर्णों की जो संख्या है ये बताया गया है, ठीक है। अब क्या बताया गया वो आगे हम लोग देखेंगे हम लोग। तो देखें यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पाणिनि शिक्षा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या क्या है? 63/64, यानी 63 भी है यहाँ 64 भी है। 63 कब है, 64 कब है, यानी 63 कब है, 64 कब है, वो हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये याद रखेंगे कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत कुल वर्णों की जो संख्या है वो क्या है, 63 और 64। ये कहाँ पे वर्णन है? पाणिनि शिक्षा में, ठीक है। ये किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलिए देखें यहाँ पे। हाँ, जैसे और एक जैसे ब्राह्मी लिपि में होता है ना 64, ये चिन्ह होता है, ये वर्ण होता है? वही वर्ण ही है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन काफी अंतर है वहाँ पे। वो ब्लैक वाले में हम पढ़ेंगे भी कि आप कैसे लिखते थे, आप कैसे लिखते थे, ठीक है। उसका एक कोर्स भी होता है ब्राह्मी लिपि का। तो देखिए यहाँ पे पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत जो 63 और 64 वर्णों का जो है कल्पना की गई है, वर्णों की जो संख्या बताया गया है, उससे संबंधित जो पाणिनि शिक्षा का तीसरा, चौथा और पांचवा जो नंबर जो श्लोक है, और आप लोग को पाणिनि शिक्षा पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक पतली से पुस्तक है, बहुत पतली और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो उसी ग्रंथ विशेष का जो तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर के जो श्लोक है उसमें जो है ये जो है श्लोक तीसरा है, ये जो है चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। इनमें जो है वर्णों की कुल संख्या जो है पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 ये कहा गया। चलिए एक क्वेश्चन यही से अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पाणिनि शिक्षा के किस श्लोक में जो है वेदांगों का वर्णन है? श्लोक संख्या क्या? 41 सिर्फ 41 और 42। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को श्लोक संख्या भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए ये किसी ने कभी पढ़ा है, किसी को याद है? नहीं याद। नहीं याद? चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए इसे एक बार। तीसरा नंबर के जो कोटेशन है उसे पढ़िए। 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। क्या अर्थ है इसका? 63 मतलब 63 या 64 वर्ण शंभु मते मताः, शंभु के मत में। हाँ बहुत अच्छे, यानी शंकर के मत में जो है, ठीक है, वर्णों की जो कुल संख्या है 63। 63 क्या है? एक संख्या वाचक शब्द है, और मैंने आप लोगों को कहा भी है कि संख्या वाचक शब्द आप लोग याद रखिए, ठीक है। एक को क्या लिखते हैं, दो को कैसे बोलते हैं, क्या लिखते हैं, 100 को क्या है, 1 लाख का क्या है, इसे आपको याद रखिए, ठीक है। 63 या चतुष्षष्टि, ठीक है। यहाँ पे वाह निपात आ रहा है, तो शंभु के मत में जो है मूल रूप से संस्कृत में जो है, ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो है कितने वर्ण कहा गया? 63 या 64 कहा गया। अब ये 63 या 64 कैसे हैं उसके विषय में, ये जो पद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका अर्थ, इसका संक्षिप्त कर सकते हैं? कौन सा उपसर्ग वगैरह है? उपसर्ग उक्ताः। बहुत अच्छे, चलिए आप वो सीख रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे 63 कई बार एग्जाम में या तो आपको डिजिट में दे दिया जाएगा, ठीक है। डिजिट में तो बहुत ही कम देते हैं, ज्यादातर वो जो है संस्कृत में जो है संख्यावाचक जो पद होते हैं वो देते हैं, ठीक है। आप किसी भी साल को उठा के देखेंगे तो संख्यावाचक जो है ना ऑप्शन बहुत ही कम होता है, वो जो है ना आपको शब्द के रूप में जो है संख्या लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो संख्यावाचक आप जितना याद रख सकते हैं याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 63 और 64 कैसे हो रहे हैं, पहले मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ, उसका फिर हम लोग श्लोक पे आएंगे कैसे यहाँ पे 63 और 64 हो रहा है।
ठीक है, शायद देखने में आप लोगों को ये जो है पूरा 63-64 है। तो पहले मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि आप ये जानते भी हैं इसके विषय में, ठीक है। तो ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो स्वर अक्षर हैं वो टोटल 21 हैं, और 21 कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। स्पर्श जो वर्ण है इनकी संख्या 25 है। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा। इसके विषय में बताइए, जो 25 स्पर्श वर्ण है कैसे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, या कौन कौन से हैं? क से मैं तक, यानी हाँ, बहुत अच्छे। अगला है अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से होंगे अंतस्थ वर्ण? चलिए, बहुत अच्छे। उसमें वर्ण बहुत तीनों सा और हाँ बहुत। यम वर्ण ऐसे आता है ना, जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु आती है। ठीक है, तो ऋक प्रातः शाख्य में तो आप सभी ने यम वर्ण दूसरे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाणिनि शिक्षा में कू खू गु घू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अनुस्वार जो आपको पता भी है, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, ये भी पता है। जीवा मूल्य क, ठीक है, इस तरह से जो आपने कभी सुना होगा, देखा होगा। और उपदमानी प, इस तरह से अर्ध जो चंद्र बिंदु होता है प, ठीक है। स्वरयो मध्य, दो स्वरों के मध्य में, ठीक है, एक अक्षर आ जाता है इस तरह का, तो आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है, याद आ रहा है? दो स्वरों के मध्य में एक इस प्रकार का अक्षर होता है जी। जैसे आपने इसमें आता है अग्नि मेडे पुरोहित। बहुत सुंदर, ठीक है। एक तो चलिए आप सबको जोड़ के बताइए, 21, 25, 4, 4, इस सबको जोड़ के बताइए कितने हो रहे हैं। 21 और 25 कितने हो गए? 46, 46 और 5 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 58 59 60, ठीक। 61, 62, 63, 63 ये हो गए यहाँ तक। और 64 कब होगा? जब हम ये जो री अक्षर है इसका जो है यदि हम प्लुत स्वर लेंगे, ठीक है, तब जाकर जो है 64 हो जाएगा, ठीक है। प्लुत स्वर जो है उसका हम का जो है प्लुत स्वर ग्रहण करते हैं तब जाकर 64 होगा। इसको छोड़ देंगे तो 63 ही होगा। 63 के अंतर्गत क्या क्या आएगा? 21 प्रकार के स्वर वर्ण, 25 प्रकार के स्पर्श वर्ण, 4 प्रकार के अंत्यस्थ, उसमें यम 64 प्रकार के, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, जीवा मूल्य का, उदमानी प, और दो स्वरों के मध्य में जो स्वर आता है, जो अक्षर आता है, ठीक है, वो आ जाएगा 63वां नंबर। और 64वां कौन सा आएगा? जो लृ अक्षर है उसका प्लुत स्वर, ठीक है, वो आ जाएगा। तो कुल टोटल क्या आ जाएंगे? 63 या 64, ठीक है। तो ये सभी आप लोग को ध्यान रखना है। और 21 प्रकार के जो स्वर्ण अक्षर कौन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीनों अ का ये जो अ अक्षर है इसका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों आएंगे, ठीक है। ई उ री लृ, ठीक है। ध्यान रखेंगे लृ अक्षर का दीर्घ नहीं होता है, ये अष्टाध्यायी में भी वर्णन नहीं है, पाणिनि शिक्षा में भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लृ का क्या होता है? ह्रस्व होता है। यदि हम प्लुत लेंगे तो 64 अक्षर हो जाएगा, अगर प्लुत को छोड़ेंगे तो 63 ही होगा। ए ओ आई औ इन दोनों का सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है, ठीक है। इस तरह से टोटल 21 जो है अक्षर हो जाते हैं स्वर वर्ण का, ठीक है। उदात्त अनुदात्त ये जो उच्चारण है ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पे टोटल 21 हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि 21 अक्षर जो है स्वर वर्ण पाणिनि शिक्षा के अनुसार किस आधार पे होता है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यानी इसके उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर भी जो है अ अक्षर, ई उ री लृ इत्यादि जो है आपको इस प्रकार से 21 अक्षर कैसे होते हैं याद रखना है। किस वर्ण का जो है ह्रस्व होता है, किस वर्ण का दीर्घ होता है, किसका प्लुत स्वर होता है, किस अक्षर का सिर्फ ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपसे,
ठीक है, तो 21 अक्षर कैसे हैं उसे याद रखना है, और टोटल 63 और 64 अक्षर कैसे हो जा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं है तो मैं पूछूंगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण में इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? हाँ देखो, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण में, ठीक है, जो आपने ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो य व र ल, ठीक है, और अंतस्थ में तीनों श, तिलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों वर्ण है। यम वर्ण में कु खु गु गु, ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह तो जानते हैं, विसर्ग का भी। हाँ, इसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ नहीं पूछना है, चलिए तो आकाश बताइए 63 और 64 जो अक्षर हैं कैसे हुए हैं वो बताइए आप, कौन कौन से वर्ण है? 63 तो वैसे होते ही हैं सामान्य स्तर पर 64 तो तब होंगे जब उसमें री ऐड हो जाएगा प्लुत का। कौन सा री? ह्रस्व दीर्घ? हरस वाला, दीर्घ नहीं होता री का, तो हरस ही होता है। हरस वाला प्लुत स्वर जो है, हरस वाला जो री है तो स्वर वर्ण में ही आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा जो है प्लुत स्वर वाला लेते हैं ना लरी का, हाँ हाँ, तब जाके 64 है। अब चलिए बताइए 64 कैसे कैसे होता है, कितने कौन सा अक्षर कितना ग्रहण करना पड़ता है? पूरा? हाँ पूरा बताइए। स्वर होते हैं 25। स्वर 25 होते हैं? अरे बालक, स्वर 25 होंगे? 24 सॉरी 21 जो है शादी करने का उम्र है ना, वैसे ही वही है, स्वर भी शादी करने का उम्र है 21, तो ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। हाँ, बाकी कोई पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बताइए बताइए 21 जो है स्वर अक्षर हमारे स्वर हो गए। हाँ, उसके बाद फिर स्पर्श हमारा जो है वो हो गया हमारा 24 21 स्वर अक्षर है, 25 स्पर्श वर्ण है। 25 स्पर्श वर्ण, हाँ ठीक है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। उसके अलावा फिर हमारा जो उष्ण वर्ण है, यम है और अंतस्थ है, ये सब 4 होते हैं तीनों। उसके अलावा फिर जो बचे हुए सारे हैं, जैसे कि हमारा जीवा मूली है, या फिर हमारा नाम सारे बोल रहा हूँ, सारे एक एक करके इस तरीके से। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने इतना प्रयास किया है, बहुत है। हाँ, कोई और भर्ती बताएंगे आप? ये 63 और 64 जो वर्ण है क्रम के अनुसार बताइए कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं? सर के स्वर हैं 25 स्पर्श, आगे स्पर्श वर्ण है। हाँ। और उसके या वर्ण, और उसके बाद उष्मा, जिसमें शब्द, उसके बाद 4 कुछ और था। 4 कुछ और था? 4 यम है, यम। हाँ सॉरी, यम वर्ण जो थे, हाँ, खू ऐसे वाला। फिर अनुस्वार, एक विसर्ग, उपधमानीय क, जीवामूलिया, सॉरी उपधमानीय प, जीवामूलिया क, और सबसे लास्ट में हाँ वो एक री वाला, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। अच्छा, 2 स्वरों के मध्य में जो जो अक्षर ड अक्षर आता है उस रस्व री जो है वो ऐड होता है, ऐसे ठीक है, करके। चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो है 63 और 64 वर्ण की जो संकल्पना है, ठीक है, तो ये जो ड आ जाता है ना, तो इसका जो है इस तरह से बन जाता है, आपने अपनी मीडिया में भी देखा होगा। चलिए, ये सभी आपको याद रखना है, और कभी मैं पूछूंगा कि कैसे कि 64 या 63 अक्षर हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। वर्ण के बाद जो है अगला जो शिक्षा वेदांग का जो भेद है, कौन बताएंगे? शिक्षा वेदांग का जो दूसरा भेद क्या है? स्वर, ठीक है। तो आपने स्वर, वैदिक स्वर कितने हैं आकाश? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अनुदात और स्वरित। हाँ, यानी उदात, अनुदात, स्वरित। चलिए बता दीजिए, ऋग्वेद इत्यादि में उदात, अनुदात और स्वरित के विषय में क्या कहा गया है? उसके स्थान के बारे में बताया गया कि उदात में जो है वो
चिन्ह जो है वो कुछ भी नहीं लगता, अनुदात में नीचे की तरफ लगता है, स्वरित में ऊपर की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आकांक्षा बताइए, सामवेद में इन स्वरों का क्या चिन्ह है? सामवेद में हाँ आकांक्षा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ मोनिका बताइए, सामवेद में इन उदात्त सर सामवेद में उदात्त का जो है वो 1 नंबर लगता है। हाँ 1 लगता है। और स्वरित का 2। हाँ और अनुदात्त का 3। बहुत अच्छा, चलिए याद है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी को, ठीक है। तो स्वर जो है 3 है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। स्वर भेद से अर्थ भेद भी हो जाता है, ठीक है। जो आपने कभी वित्र और इंद्र शत्रु वाला कहानी आपने सुना भी होगा, ठीक है, कैसे जो है वृत्तासुर जो है उसको उच्चारण में दोष हो जाता है, ठीक है, आज इसका से वृत्तासुर का वध हो जाता है, ठीक है। और ये जो मंत्र विशेष है, ये कोटेशन जो देख रहे हैं आप, श्लोक है, ये मंत्र नहीं है, ठीक है। चलिए जिन्होंने कभी पढ़ा है, ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है? हाँ सर महाभाष्य में। महाभाष्य में कहाँ पे? सर पस्पशानिक में ही। पस्पशानिक, ठीक है। तो वहां पे भी एग्जाम्पल के तौर पे वहां बताया गया है कि इंद्र शत्रु नामक उच्चारण शब्दों को जो है सही से पढ़ने के ना कारण जो है क्या हो जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। और वहां पे जो है इंद्र जो है वित्र इत्यादि का जो वध कर देते हैं। तो वहां पे हम लोग डिटेल्स इस मंत्र विशेष का वहां पे भी देखेंगे। तो वही के मंत्रों का जो है यदि आप मंत्रों में प्रयोग जो पद विशेष है, स्वर विशेष है, ठीक है, उनका अगर आप सही से मिथ्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, अर्थात दोष युक्त उच्चारण करते हैं, तो अर्थ की जगह अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे इंद्र ने जो है अपने वज्र के द्वारा जो है, ठीक है, अपने शत्रु विशेष का जो है उसने स्वर के अपराध के लिए, स्वर में दोष होने के कारण, ठीक है, इंद्र ने जो अपने वज्र के प्रहार से अपने शत्रु का वध किया था। तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण है ये कोटेशन, ठीक है। यदि कोई स्वर इत्यादि पे कार्य करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो ये एग्जाम्पल उनको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, या सिनॉप्सिस के टाइम पे इसका वर्णन करना पड़ता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, और ये जो है महाभाष्य में हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल से देखेंगे तो ये कोटेशन वहां पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा विधान के अंतर्गत जो तीसरा है मात्रा, ठीक है, ये कोटेशन भी आप लोग याद रखेंगे कि हरस में कौन सी मात्रा लगता है, दीर्घ में कौन सा, व्यंजन में कौन सा, प्लुत में कौन सा लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे कोटेशन है। मात्रा के अंतर्गत 3 मात्रा आती हैं, ठीक है। ये 3 मात्रा कौन कौन सा है? हरस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ये कोटेशन क्या है, इसे भारती पढ़िए इसे। यस सर। एक मात्रो भवद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्ते प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम्। हाँ भारती जी, इसका संधि निश्चित करके बताइए, अब कौन से संधि ये भी बताइए। सॉरी, च प्लस अर्ध सर, यहाँ से होगा या चार्ध प्लस मात्रकम्? चा का कोई अर्थ होता है? नहीं, या च का अर्थ? हाँ बहुत अच्छा, यानी च प्लस अर्धमात्रकम्। चलिए इसकी हिंदी क्या है, क्या कहना, हाँ क्या कहना चाहते हैं ये? एक मात्रो भवद ह्रस्वो। हाँ अच्छा तो बता रहे हैं, नहीं बोल सकते आप, फिर बोल सकते हैं। मतलब यही कि ह्रस्व में एक मात्रा लगती है, और द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, दीर्घ के उच्चारण में 2 मात्रा का समय जी, और त्रिमात्रस्ते प्लुतो ज्ञेयो, प्लुत के उच्चारण में त्रिमात्रा का काल लगता है, समय लगता है। ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रा, और अर्धमात्रा का समय व्यंजन के उच्चारण में लगता है। हाँ ठीक है, व्यंजन का मतलब पकवान वाला व्यंजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पर्श वर्ण है ना, उसकी बात की जा रही है। तो ये ध्यान रखेंगे, हरस्व के लिए 1 मात्रा का समय, जैसे बोलते हैं उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। आ बोलते हैं इसमें हरस्व से डबल लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, दिल की जैसे आ के लिए। 3 मात्रा का जो है प्लुत स्वर में, जैसे आपने देखा होगा कि
बहुत सारे अक्षर के आगे इस तरह से लिखा रहता है, या फिर हे राम, ठीक है, जस्ट बगल में इस तरह से साइन रहता है 3, ठीक है। तो प्लुत का ये साइन है इस तरह से। तो प्लुत स्वर में जो 3 मात्रा का समय लगता है, यानी वो ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों से भी अधिक होता है। और व्यंजन जो भी अक्षर है, व्यंजन क ख इत्यादि, उसमें अर्ध मात्रा का हाफ मात्रा का समय लगता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखें, बहुत ही सिंपल है और ये कोटेशन में याद रखना है। उसके बाद जो है चौथा जो इसमें आपका जो शिक्षा विधान का भेद है, ठीक है, बलम, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे बल। इसके बाद जो साम संतान, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं भेज दूंगा, आप लोग जो है थोड़ा सा इसे पढ़ के आइएगा कि बल क्या है, ठीक है, साम क्या है, संतान क्या है, ठीक है। और बाकी प्रमुख शिक्षा ग्रंथ हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग निरुक्त के विषय में हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। सामान्य परिचय के नाम पे बस एक थोड़ा बहुत वही रिवीजन ही होगा, थोड़ा बहुत 1-2 कोटेशन, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम, यानी कल आपका ये वेदांग वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर डाउट नहीं है इसका मतलब आपने सही से अध्ययन किया है। हाँ, पूछूं फिर मैं? भैया दर्शन कब से शुरू करेंगे हम लोग? दर्शन आज शुक्रवार है ना? हाँ। चलिए कल से शुरू करें फिर दर्शन। बाकी सबको जैसे ठीक लगे। बताइए, आप लोग बताइए। जी सर। हाँ चलिए, कल से जो है आपका ये दोनों चलेगा, ठीक है। वेदांग वाला तो बहुत छोटा टॉपिक, कल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग वेदांग को पढ़ के एक बार आइएगा, ठीक है। और कल जो है हम लोग दर्शन वाला जो टॉपिक है, जिसमें आप लोग को सांख्य कारिका, कितने कारिका पढ़ के आने के लिए कहा गया था? 5 कारिका, ठीक है। तो शुरुआत के 5 कारिका पढ़ के आएंगे और उसे समझ के भी आएंगे कि इसमें क्या वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी सांख्य कारिका? ये सांख्य कारिका आपको चौथा